तो यूक्रेन के साथ चल रही जंग को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नेटो की घेराबंदी से परेशान रूस अमेरिका के खिलाफ नई जंग छेड़ चुका है। एटमी वॉर की आशंकाओं के बीच अमेरिका और रूस के बीच यूरेनियम वॉर छिड़ गई है। उधर पोलैंड और बेलारूस के बीच तनाव से वॉर का नया फ्रंट खुलने का भी खतरा है और रूस का नेटो के खिलाफ लीक हुए प्लान में बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे रूस नेटो पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है। उधर पुतिन ने फिर एक बार वैगनर लड़ाकू का रुख किया है और यूक्रेन पर आखिरी प्रहार करने की तैयारी कर ली है। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत बाखमुत में एक बार फिर वैगनर की वापसी को लेकर आ रही है। पूर्वी फ्रंट के यूक्रेनी डिप्टी कमांडर का दावा, वैगनर लड़ाकू ने रूस के लिए मोर्चा संभाला है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वही वैगनर है जिन्होंने बगावत की थी पुतिन के खिलाफ। हालांकि प्रिगोजिन के चले जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी खबर है जहां पर वैगनर लड़ाकू ने एक बार फिर से पुतिन के लिए मोर्चा संभाल लिया। विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत हो गई थी और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां बाखमुत में एक बार फिर से वैगनर की वापसी हो गई है। तो विमान हादसे में प्रिगोजिन की मौत के बाद बड़ी संख्या में वैगनर लड़ाके बेलारूस पहुंचे थे। बाकी वैगनर लड़ाके अपने कैंपों में थे, कुछ अपने घर लौट गए थे, लेकिन वैगनर एक बार फिर से वॉर जोन में लौट आए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं हम। बाखमुत पर कब्जे में वैगनर की अहम भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन जंग में भाड़े पर रूस के लिए लड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेन से मिल रही चुनौती के बाद उन्हें बुलाना पड़ा है। बाखमुत के कई इलाकों में यूक्रेन की बढ़त का दावा भी किया जा रहा है। वैगनर के आने से रूसी सेना को बड़ी मदद मिलेगी, ये माना जा रहा है। बगावत के बाद वैगनर पर रूस दुविधा में था। वैगनर में ज्यादातर जेलों में बंद खूंखार अपराधी शामिल हैं। यूक्रेन का दावा 21,000 वैगनर लड़ाके इस युद्ध के दौरान मारे गए। रूसी जवानों को गंवाने से बचाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। यूके का दावा वैगनर में 50,000 लड़ाके हैं। रूस के निजी सेना पहली बार 2014 में चर्चा में आए। वैगनर लड़ाकों को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। इस बीच बाखमुत में विनाश की नई लहर आने वाली है। यहाँ दूसरी बार ऐसा विध्वंस होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाखमुत के मैदान में फिर से वैगनर लड़ाकों की एंट्री हो गई है। वैगनर फाइटर्स ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेनी फोर्स पर वैगनर का प्रहार शुरू हो चुका है। क्या बाखमुत में फिर से बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है? क्या बाखमुत में फिर से बहुत बड़ा रक्तपात होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बाखमुत के मैदान में फिर से वैगनर लड़ाकों की एंट्री हो गई है। 4 महीने से जो वैगनर फाइटर युद्ध के मैदान से दूर थे वो फिर से लौट आए हैं। कहीं और नहीं, उसी बाखमुत में जिसे उन्होंने रूस के लिए जीता था। यूक्रेनी सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि बाखमुत के वॉर जोन में वैगनर वापस लौट आए हैं। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ फिर से बड़ी जंग छेड़ दी है। सवाल यह है कि आखिर बाखमुत में वैगनर की वापसी क्यों हुई? पुतिन इस वॉर फ्रंट पर प्रिगोजिन के लड़ाकों को भेजने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या रूसी सेना बाखमुत हार रही है? क्या बाखमुत बचाने के लिए फिर से वैगनर बटालियन को मोर्चे पर लगाया गया है? इन तमाम सवालों का जवाब अगर हाँ में दिया जाए तो गलत नहीं होगा। असल में बाखमुत रूसी सेना के हाथ से धीरे धीरे फिसलता जा रहा है और रूसी सेना उसी बाखमुत में कमजोर पड़ती जा रही है जिस पर फिलहाल उसका कब्जा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW की रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत में यूक्रेनी सेना को बढ़त हासिल हो गई है। फिलहाल जो हालात हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेनी फोर्स जल्द ही बाखमुत को फिर से अपने कब्जे में ले लेगी। बाखमुत को बचाने में रूसी सेना नाकाम रही है, लिहाजा अब पुतिन ने वैगनर को मोर्चे पर भेज दिया है। वही वैगनर जिन्होंने 4 महीने पहले बाखमुत को जीता था और वही लड़ाके जिन्हें बाखमुत में युद्ध लड़ने का न सिर्फ शानदार अनुभव है बल्कि वो इसमें एक्सपर्ट भी हो चुके हैं।
वैगनर लड़ाकों ने मई में पूरे बाखमुत को जीत लिया था। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर लड़ाकों को युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं दिए, तो उन्होंने बाखमुत को रूसी फौज को सौंप दिया और वॉर फ्रंट से चले गए। तब से लेकर अब तक वैगनर के लिए काफी कुछ बदल चुका है। प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर ने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अब प्रिगोजिन नहीं है। प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में वैगनर लड़ाकों को फिर से बाखमुत के मोर्चे पर तैनात किया गया है। अब देखना यही होगा कि वैगनर फाइटर्स बाखमुत बचा पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैगनर लड़ाकों को लेकर पुतिन ने एक अहम बैठक की है। पुतिन ने वैगनर का जिम्मा आंद्रेई ट्रोशेव को सौंपा है। प्रिगोजिन के पूर्व सहयोगी को वैगनर की कमान सौंपी गई है। पुतिन ने उप रक्षा मंत्री के साथ बैठक की और इस पर यह फैसला लिया गया। पुतिन की बैठक में आंद्रेई ट्रोशेव भी शामिल हुए। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिवंगत वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के एक पूर्व सहयोगी को यूक्रेन में स्वयंसेवी लड़ाकू इकाइयों की देखरेख का काम सौंपा है। तो प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ ही बगावत कर दी थी। अब पुतिन ने प्रिगोजिन के ही सहयोगी रहे आंद्रेई ट्रोशेव को जंगी मैदान में लौटे वैगनर लड़ाकों की कमान सौंप दी है। आइए जानते हैं कौन है आंद्रेई ट्रोशेव और इस नई नियुक्ति के क्या मायने हैं, ये भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। तो वैगनर के नए कमांडर आंद्रेई ट्रोशेव प्रिगोजिन के पूर्व सहयोगी हैं। इनको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। प्रिगोजिन की बगावत में इन्होंने उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है इनकी नियुक्ति। बगावत के वक्त रूस का प्रस्ताव इनकी ओर से स्वीकार किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। रूस ने रक्षा मंत्रालय में इन्हें अहम पद दिया। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि वैगनर लड़ाकों पर पुतिन का कंट्रोल सिस्टम, ऐसे में बहुत जरूरी जानकारी है नए कमांडर को लेकर, वो ये कि पुतिन ने कहा आप वैगनर को बेहतर जानते हैं, उन्हें बेहतर तौर पर समझते हैं। तो जो नए चीफ, नए प्रमुख के तौर पर अब नियुक्त किए गए हैं, उनको लेकर ये जानकारी कि वैगनर लड़ाकों के साथ रूस का करार हो चुका है। ऐसे में उन्हें अब बाखमुत में भेजा गया है। वैगनर रूस की वफादारी की शपथ ले चुके हैं, एक बार फिर से बैटलफील्ड का रुख कर चुके हैं। आंद्रेई के जरिए वैगनर पर पुतिन का नियंत्रण एक बार फिर से वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन आंद्रेई के बीच जंग की रणनीति पर चर्चा भी हुई है। जो बैठक की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस का होवित्जर तोप पर हमला कर दिया है। हाइमार्स से यूक्रेन का रूसी तोप पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी होवित्जर तोप किस तरीके से तबाह हुआ है, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। अगली बड़ी खबर आपके सामने, खार्किव के कुपियांस्क में रूसी फौज की फायरिंग। यूक्रेनी हमले के जवाब में रूसी सेना की फायरिंग। जंगलों से घिरे वॉरजोन में भीषण जंग जारी है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। Выстрел! Выстрел! बड़ी खबर यह भी है कि खुफिया दस्तावेज से रूस के विध्वंसक प्लान का खुलासा हुआ है। नाटो पर दबाव से यूक्रेन को हराने का प्लान, परमाणु अटैक की धमकी देकर दबाव बढ़ाने की रणनीति जो है उसका खुलासा हुआ। तो पुतिन के 5 सीक्रेट प्लान जो है वो डिकोड हुए हैं। किस तरीके से, आइए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। पहला प्लान, नाटो को यूक्रेन से समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर करें। दूसरा प्लान जल्दी से आपके सामने ये कि न्यूक्लियर धमकी देकर नाटो पर युद्ध विराम का दबाव बनाया जाए। इसके अलावा तीसरा प्लान उनकी तरफ से ये कि अमेरिका और सहयोगियों का यूक्रेन से मोहभंग हो जाए। कोशिश ये भी उनकी तरफ से की जा रही है जिसे हम डिकोड कर रहे हैं आपके सामने। तो 5 सीक्रेट प्लान क्या है। चौथा प्लान भी जल्दी से आपके सामने ये कि यूक्रेन पर हवाई हमलों से अपना दबदबा कायम करे। और 5वां सीक्रेट प्लान, यूक्रेनी लोगों, सेना का मनोबल तोड़ने की योजना। तो ये है पुतिन के 5 सीक्रेट प्लान जिन्हें हमने डिकोड कर दिया। जिस तरह से यूक्रेन में पुतिन के सैनिक तबाही मचा रहे हैं, इसी तरह के हालात नॉर्थ अमेरिका के अलास्का में भी हो सकते हैं, क्योंकि अलास्का को वापस लेने के लिए रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर अलास्का को लेकर रूस और अमेरिका में टकराव के आसार क्यों बढ़ गए हैं।
अब वक्त आ गया है कि अलास्का रूस को वापस दे दिया जाए, या फिर रूस जैसे यूक्रेन में घुसकर कब्जा कर रहा है वैसे ही अमेरिका के अलास्का पर कब्जा कर ले। क्योंकि एक अरसे पहले अलास्का रूस का हिस्सा था। एक वीडियो सोशल साइट पर शेयर किया जा रहा है जिसमें अलास्का वापस लेने की मांग करते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन ने अलास्का पर कब्जे के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी ऑपरेशन शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह ठीक उसी तरह हो जाएगा जैसे यूक्रेन में रूसी सैनिक तबाही मचा रहे हैं। यही वजह है कि बीच बीच में रूसी फाइटर जेट अलास्का के एकदम पास पहुंच जाते हैं। कुछ दिन पहले अलास्का के एकदम पास रूस ने 11 वॉरशिप की तैनाती करके सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे डाली थी। बेरिंग सी के एक तरफ नॉर्थ अमेरिका का इलाका अलास्का और दूसरी तरफ रूस की सीमा है। दोनों के बीच में करीब 88 किलोमीटर की दूरी है। एक तिहाई यूरोप के बराबर का हिस्सा अमेरिका ने साल 1867 में रूस से कौड़ियों के भाव में खरीद लिया था। उस वक्त अलास्का की कीमत 45 करोड़ लगाई गई थी, जो 2 सेंट यानी करीब 50 पैसे प्रति एकड़ के दर पर थी। तब से अलास्का अमेरिका के लिए कमाई का बड़ा जरिया बना हुआ है, क्योंकि अलास्का में सोने और हीरे के खदाने हैं, गैस और तेल का अकूत भंडार है। इसके अलावा फिशिंग और टूरिज्म से अमेरिका हर साल अरबों डॉलर कमाता है। अब पुतिन सोवियत काल वाला रूस बनाने की जिद ठाने बैठे हैं। ऐसे में यूक्रेन के साथ अलास्का को भी वापस लेने की कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इस खतरे को भांप चुका है। इसलिए उसने 2 मिलिट्री बेस बना लिए हैं, साथ ही न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। यानी साफ है, अमेरिका अलास्का को टही देने वाला। इसका सीधा मतलब है, अगर रूस इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जंग का नया मोर्चा खुलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर बता दें आपको, डोनेट्स्क के अवदीपका में केमिकल प्लांट पर हमला हुआ है। रूसी हमले में केमिकल प्लांट में आग लग गई है। रूसी हमले में केमिकल प्लांट को भारी नुकसान की भी खबर है। प्लांट पर यूक्रेनी सेना के हथियार होने का रूसी दावा। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दक्षिणी मोर्चे पर यूक्रेन को बड़ी कामयाबी का दावा किया जा रहा है। 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने दिलाई कामयाबी। दक्षिण के कुछ हिस्सों पर फिर से यूक्रेन के कब्जे की खबर सामने आ रही है। तो भीषण जंग के बीच एक तरीके से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर है, जहां पर कुछ हिस्सों पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। सीक्रेट मिशन पर रूस का बॉम्बर Tu-95MS बॉम्बर ने अचानक उड़ान भरी। परमाणु मिसाइलों से लैस है ये बॉम्बर। Tu-95MS बॉम्बर की उड़ान को लेकर कहा जा रहा है कि रूस एक बार फिर यूक्रेन पर विनाशक हमले करने की तैयारी कर रहा है। आइए देखते हैं इस लंबी दूरी तक मार करने वाले बॉम्बर की खासियत क्या कुछ है। तो महाविनाश करने वाले Tu-95 की उड़ान को लेकर जानकारी आपके सामने। न्यूक्लियर मिसाइल गिराने की ताकत रखता है। पहली बार साल 1952 में उड़ाया गया। सबसे तेज प्रोपेलर विमानों में ये शुमार है। बॉम्बर लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है। इसके अलावा करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। बॉम्बर में 4
कुznetsov NK-12 इंजन है। 8000 किलोमीटर तक उड़ान की क्षमता है। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा 11000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में ये सक्षम है। क्रूज मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है। रूस के पास 50 से 60 Tu-95 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर कराने के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की है। रूस जंग में नए हथियारों को उतारकर विध्वंस मचाने वाला है, जबकि कुछ हथियार ऐसे हैं जो पुराने हैं, जिनमें तकनीकी बदलाव लाकर उन्हें इतना विनाशक बनाया जा रहा है जिससे कीव से लेकर ओडेसा तक भारी तबाही मचाई जा सके। जिस तकनीक का इस्तेमाल रूस कर रहा है उसे UMPK मॉड्यूल कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में जानिए कि इस मॉड्यूल के जरिए कैसे रूस ने यूक्रेन की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस ने उतारे नए हथियार, यूक्रेन पर 500 किलो का प्रहार। ब्लैक सी में नए कॉम्बैक्ट शिप, सेवेस्तोपोल का अभेद सुरक्षा चक्र। पेंटागन का अनुमान गलत नहीं निकला। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट सही साबित हुए। अभी तक तो रूस अपने पुराने हथियारों के दम पर भी यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। लेकिन अब यूक्रेन पर फाइनल प्रहार के लिए रूस ऐसे हथियार जंग में उतार रहा है जो सर्दियों में यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर कर देंगे। क्या हो सकता सर्दियों से पहले ही ज़ेलेंस्की को देश छोड़कर भागना पड़े। रूस 2 स्तर पर नए हथियार लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा घेरा मजबूत करने में हथियार लगाए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव 2.0 फेल हो जाए, दूसरी तरफ यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे तबाह कर दिया जाए। इसके लिए आपको बता दें, मॉडर्नाइज्ड मिसाइल बम से रूसी सेना को लैस किया जा रहा है। ब्लैक सी में डिफेंस के लिए रूस ने 2 छोटे वॉरशिप्स उतार दिए। ये उसी की तस्वीरें हैं। जब एक रशियन मॉडल ने शैंपेन से सेलिब्रेशन करके रशियन शिप रे और उदोमलिया को लॉन्च किया। दोनों ही वॉरशिप कैलिबर क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है। इसके अलावा दोनों पर ही S-300 डिफेंस सिस्टम लगाया गया। यानी जंग के बीच जश्न की तस्वीरें बताती हैं कि रूस के हौसले कितने बुलंद हैं। क्या यह इशारा तो नहीं कि रूस यूक्रेन पर सर्दियों में आखिरी प्रहार करने वाला है? क्योंकि रूस ने शक्तिशाली बम फैब 500 और फैब 250 बम को UMP के तकनीक की मदद से महाविनाशक हथियार बना दिया है। UMP के मॉड्यूल से इतने भारी बम को मॉडर्नाइज्ड वेपन बनाकर रूस कभी भी कीव से लेकर ओडेसा तक बारूद की बारिश कर सकता है। काम बेहद तेजी के साथ चल रहा है। इसका अंदाजा इसी से होता है। खुद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु मॉस्को रीजन में टैक्टिकल मिसाइल वेपन कॉर्पोरेशन के वर्कशॉप में पहुंचे और बेहद बारीकी से हथियारों के प्रोडक्शन का निरीक्षण किया। शोइगु के साथ मॉस्को के गवर्नर एंड्रेई वोरोब्योव भी साथ थे। दरअसल रूस UMP के मॉड्यूल के जरिए कई पुराने हथियारों को एडवांस वेपन में बदल रहा है, जिसमें फैब 500, फैब 250, X-31, X-38 और ग्राम-1 टैक्टिकल हथियार शामिल हैं।
UMPK यानी यूनिफाइड ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल, जिसके जरिए FAB 500 जैसे अनगाइडेड बम में एक एडवांस किट लगाई जाती है। किट लगाए जाने के बाद न सिर्फ बम की रेंज 10 गुना तक बढ़ जाती है, बल्कि वो हल्की गाइडेड मिसाइल की तरह टारगेट पर सटीक हमला करके उसे तहस नहस कर देती है। यानी रूस अपने पुराने अनगाइडेड शक्तिशाली बम को GPS से लैस कर मिसाइल की तरह इस्तेमाल में लाने की तकनीक पर काम कर रहा है, ठीक अमेरिका JDAM-ER गाइडेड ग्लाइडर बम की तरह। यानी UMPK मॉड्यूल के जरिए रूस मिसाइल में होने वाले खर्च को कम कर रहा है, साथ ही मिसाइल और ड्रोन जैसी तबाही FAB 500 बम को गाइडेड ग्लाइडर बनाकर करने जा रहा है। इसका असर यह होगा कि फाइटर जेट काफी दूर से बम को दुश्मन के इलाके में गिरा देंगे और फिर आगे का काम FAB 500 बम पर लगी किट करेगी, जिसके ग्लाइडर खुल जाएंगे और GPS से टारगेट को ट्रेस करके उसे तबाह कर देंगे। सर्दियों में बर्फ पड़ने से जमीनी जंग बहुत मुश्किल होती है, ऐसे में हवा से मार करने वाले हथियार ही काम आएंगे। ऐसे में रूस लगातार डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बम ड्रोन की खेप तैयार कर रहा है, जबकि यूक्रेन को भी लगातार हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। बुल्गारिया से S-300 मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। एस्टोनिया ने गोला बारूद सप्लाई करने पर मुहर लगा दी है। लिथुआनिया रेडार सिस्टम देने जा रहा है, जबकि जर्मनी की तरफ से लेपर्ड और गोला बारूद की बड़ी खेप अगले महीने दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि सर्दियों में जंग और ज्यादा घमासान होने वाली है, जबकि अभी यूक्रेन एग्रेसिव होकर क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक तबाही मचा रहा है। तो क्या ये समझा जाए रूस सर्दियों का इंतजार कर रहा है, जब एक फाइनल अटैक करके यूक्रेन का काम तमाम किया जाए, इसलिए हथियारों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और FAB 500 जैसे शक्तिशाली बम को एडवांस बनाकर सटीक हमले का प्लान बना चुका है, जिससे कीव से लेकर ओडेसा तक विस्फोट किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन में सेना भर्ती को लेकर लोगों में विरोध हो रहा है। यूक्रेन में सैन्य भर्ती को लेकर जोर जबरदस्ती। लवीव में युवक को सेना जबरदस्ती ले गई। ये तस्वीर आपके सामने है, जहां अवदीपका के वॉर फ्रंट पर भेजने की तैयारी के मद्देनजर एक युवक को किस तरीके से जोर जबरदस्ती करके ले जाया जा रहा था, इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर ज़पोरिज़िया से सामने आ रही है। रूस की भीषण बमबारी यहां पर देखने को मिली है। यूक्रेनी सेना पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई। बमबारी के दौरान भागते दिखे यूक्रेनी जवान। रूस की बमबारी में कई यूक्रेनी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग का एक और वीडियो सामने आया है। बता दें आपको, यूक्रेन के मोर्टार ग्रुप का हमला हुआ है। रूसी डिफेंस लाइन पर शेलिंग, रूसी सेना के ठिकानों को किस तरीके से टारगेट किया गया, ये तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने। नेटो की सदस्यता को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। नेटो का सदस्य बनना कुछ समय की बात है, ये ज़ेलेंस्की की ओर से कहा गया। नेटो चीफ से मुलाकात के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का यह बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने नेटो को यूक्रेन का अहम सहयोगी भी बताया। तो नेटो चीफ से मुलाकात के बाद यह बड़ा बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया कि कुछ ही समय की बात है जब यूक्रेन नेटो का सदस्य होगा। अगली बड़ी खबर आपके सामने। नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग अचानक कीव के दौरे पर पहुंचे। कीव दौरे में स्टोल्टनबर्ग की ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। ज़ेलेंस्की स्टोल्टनबर्ग की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर भी दोनों के बीच अहम बातचीत हुई।
ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके सामने। ज़ेलेंस्की से मुलाकात पे नेटो चीफ का अहम बयान भी सामने आया है। कब्जे वाले इलाके यूक्रेन को यहां पर बढ़त मिली है। अपनी आजादी भविष्य के लिए यूक्रेन की जंग जारी है। रूस को जीत का भरोसा उसका भ्रम है, ये भी नेटो चीफ की तरफ से कहा गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी से आपके सामने बिग वॉल के जरिए रख देते हैं। इन दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। नेटो चीफ और ज़ेलेंस्की के बीच हुई लंबी बैठक में सैन्य मदद को लेकर अहम बातचीत हुई है। यूक्रेन के मजबूत होने से जंग जल्द खत्म हो सकती है, ये मुलाकात में से निकलकर सामने आया है। और क्या कुछ हुआ है बता देते हैं आपको। यूक्रेन के आत्मसमर्पण का मतलब शांति नहीं होगा, ये भी इस मुलाकात से निकलकर सामने आया है। रूस हथियार डाल सकता है, यूक्रेन के पास विकल्प नहीं है, ये भी इस मुलाकात से निकला। यूक्रेन के लिए $2.5 अरब का हथियार करार मुलाकात में यह भी तय हुआ है। नाटो देशों की यूक्रेन के लिए हथियारों की बड़ी डील। इसके अलावा जब दोनों में मुलाकात हुई तो यूक्रेन की मदद जारी रखने का संकल्प भी एक बार फिर से दोनों की तरफ से दोहराया गया है। नाटो देशों की रक्षा के लिए भी यूक्रेन को मदद जरूरी है, तो ये भी यहाँ इस बैठक के बाद साफ किया गया है। ज़ेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर मदद मांगी है। नेटो चीफ से मुलाकात के दौरान ये बातें भी हुई हैं। तो आज से ठीक 8 दिन बाद मॉस्को के रेड स्क्वायर पर बड़ा जलसा होगा, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होंगे। इस मौके पर क्रेमलिन भी रंगीन रोशनी में चमकता दिखाई देगा। Мы воюем жестко заступит. 7 अक्टूबर को क्रेमलिन रंगीन रोशनी में नहाया होगा। 7 अक्टूबर को क्रेमलिन के बाहर सैकड़ों लोगों का हुजूम इकट्ठा होगा। Раз, два, три! Ура! 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 7 अक्टूबर को पूरे मॉस्को में बड़ा आयोजन होगा। 7 अक्टूबर को रूस के कोने कोने में जश्न का माहौल होगा। क्योंकि 7 अक्टूबर की तारीख रूस की आवाम के लिए बेहद खास है। जानते हैं क्यों? दरअसल 7 अक्टूबर को रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का जन्मदिन है।